हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अर्थशास्त्र विषय की दूसरी क्लास यानी पहली क्लास में हमने पढ़ा था मांग, डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। अब हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये शायद ही कोई कंपटीशन ऐसा हो यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, जहाँ इसका क्वेश्चन ना आया हो। ये बेहद खास टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो हमने पहले पढ़ा था मांग, उसी को आगे बढ़ाता है। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, यानी कि कीमत जब बढ़ती है, कीमत बढ़ी तो मांग कम हो गई, और जब कीमत कम हुई यानी प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, यानी मांग बढ़ गई। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड ने ये तो बताया कि कीमत बढ़ी, मांग घटी, कीमत कम हुई और मांग बढ़ी, लेकिन ये नहीं बताता कि कितनी। यानी कि अगर कीमत बढ़े, कीमत कितनी बढ़ी, मांग कितनी घटी, इस चीज़ के जवाब को देने में आपका लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट नहीं कर पाया, इस बात पर खरा नहीं हुआ। तो अब हम आपको बताएंगे कि मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी किस प्रकार हम माप सकते हैं। अब हमने पढ़ा था डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी वाई आर पी एफ डब्ल्यू, ये यानी कि ये जो मांग है इसके फलन हैं। सबसे पहला फलन हमने मांगा था पी, यानी P बराबर हुआ आपका, या P किसको माना, कीमत को। उसके बाद Y का मतलब है आय, किसकी, उपभोक्ता की। उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। उसके बाद है F यानी फैशन। उसके बाद W यानी वेदर, मौसम। और सबसे लास्ट में आता है हमारा, यानी और भी हम देखें जनसंख्या। इसके अलावा भी अन्य कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से मान लेते हैं कि मांग को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो क्या है, वो है प्राइस। ठीक है जी। यानी अन्य बातें स्थिर रहने पर कौन कौन सी, आय, संबंधित वस्तु की कीमत, फैशन, मौसम, जनसंख्या, इन सब को हम स्थिर मान लेते हैं और हम व्याख्या करते हैं कि किसी वस्तु की डिमांड पर उसकी कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने अभी मांग के नियम में पढ़ा था कि इनमें विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन कितना प्रभाव पड़ता है ये मापने के लिए हमने लिया मांग की लोच। मांग की लोच। अब पहला सवाल आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से मांग की लोच 3 प्रकार की मानी गई है। सबसे पहले मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरी जो मानी गई है वो है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो लास्ट मानी गई है वो क्रॉस इलास्टिसिटी, मांग की आय लोच। यानी 3 प्रकार की हमें मांग की लोच बताई गई है। एक मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा मांग की आय लोच, और तीसरा आड़ी लोच या तिर्यक लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम मुख्य रूप से
अभी जो टॉपिक लेंगे वो है मांग की कीमत लोच, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस बढ़ने से वस्तु की मांगी गई मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि अगर आपको ये याद करना है, याद रखना है, करना नहीं रखना है, जब भी हम मांग की लोच निकालेंगे, वो कोई सी भी लोच हो, वो प्राइस इलास्टिसिटी हो या इनकम इलास्टिसिटी हो या क्रॉस इलास्टिसिटी हो, हमें जो ऊपर लिखना है वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमें कौन सी लोच निकालनी है? मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच, यानी मांग की कीमत लोच, कीमत हमें निकालनी है। ऊपर क्या आया? मात्रा में परिवर्तन, यानी हमें कोई सी भी लोच निकालनी हो, ऊपर जो आएगा वो आएगा मात्रा में परिवर्तन। अब ये है कीमत लोच, तो नीचे लिखा आएगा वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ये जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि ये आपको परसेंटेज में मिलता है या रेशो में मिल सकता है, लेकिन हम इसको परसेंटेज में ले लेंगे। परसेंटेज में लेने का फार्मूला मैं आपको प्रतिशत की क्लास में बता चुका हूँ। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ भी आपको प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत बताना हो, वहाँ हमारा फार्मूला होता है कितना बटे किसका मल्टीप्लाई 100। अब ये हम कैसे अप्लाई करेंगे? अब मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, किसी वस्तु की कीमत में 20 रुपये से, किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो जाती है। पहले कितनी कीमत थी? 20 रुपये, अब हो गई 25 रुपये, यानी परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ? 5 रुपये। हम जब ये परिवर्तन लेंगे तो प्रतिशत में लेंगे, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कितना चेंज है? 5 रुपये का। किस में? 20 में, यानी 20 में इंटू 100। तो वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ? 25%। ये यहाँ लिख दो जी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन है 25%। अब उस वस्तु की कीमत में 25% परिवर्तन होने के बाद उस वस्तु की जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो क्या होगी? कम होगी। तो कितनी घटी? वो वस्तु पहले 100 किलोग्राम खरीदी जा रही थी, कितनी? 100। अब वो वस्तु 100 से घटकर 80 किलोग्राम खरीदना प्रारंभ हो गई, तो कितना हुआ जी? 80। अब हमें बताना है कि जो प्रतिशत चेंज है ये कितना है। तो पहले कितना था? 100, कितना हो गया? 80, कितना कम हुआ? 20। किससे कम हुआ? 100 से, इंटू, तो ये आ गया जी 20%। यानी हमारे पास अब दोनों वैल्यू है, इन वैल्यू को हम यहाँ रख के उसकी कीमत लोच यानी वस्तु की प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं। कैसे? ये कितना आया था आपका? कीमत में परिवर्तन 25% और उसकी मांग में परिवर्तन हुआ था जी 20%। ये आ गया जी आपका 0.8। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्राप्त हुई। यहाँ आपको केवल प्रतिशत को समझाने के लिए हमने ये किया। अब हम आते हैं दोबारा मांग की कीमत लोच पर। आपकी समझ में फार्मूला भी आ गया होगा और ये प्रतिशत में लिखा, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा किस प्रकार हम प्रतिशत निकालते हैं।
ठीक है जी। अब हम दोबारा मांग की कीमत लोच पर आते हैं। ये जो मांग की कीमत लोच है इसका फार्मूला आपकी समझ में आया? हाँ, हमने पढ़ा था कि वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है मांग के नियम के अनुसार। तो यहाँ जो साइन आएगा वो आएगा ये। अब अगर हमें नंबर में वैल्यू ना दी गई हो तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन आप लिखेंगे वस्तु की मांगी गई मात्रा में, यानी परिवर्तन आया डेल्टा क्यू, क्वांटिटी डिमांडेड में, यानी चेंज हुआ। ये डेल्टा जो साइन है ये परिवर्तन का है या चेंज का है? किस में हुआ? क्यू में। अब अपोन में किस में? कीमत में परिवर्तन, यानी डेल पी बटे पी। अब हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो ये आ गया जी डेल क्यू इंटू पी बटे डेल पी इंटू क्यू। यानी आपको जब मिलेगा कि मांग की कीमत लोच का फार्मूला बताइए, ये भी इसका फार्मूला है, ये फार्मूला आपका पी क्यू में आ गया। साइन कौन सा? माइनस का, यानी कि मांग की कीमत लोच का फार्मूला आपका क्या हुआ? ये। इसको हम पी डेल क्यू और क्यू डेल पी इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो फार्मूला हुआ कि मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, यानी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितने टाइप की है। यानी मांग की कीमत लोच ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की मानी गई है। कौन कौन सी? ये सबसे पहले हम बात करते हैं जब किसी वस्तु की जो मांग की कीमत लोच है 5 प्रकार की है। नंबर 1 अनंत लोच, इन्फिनिटी इलास्टिसिटी या पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार। दूसरा आता है आपका अत्यधिक लोचदार। तीसरा आता है आपका इकाई लोच। चौथा आता है आपका बेलोचदार। और लास्ट आता है आपका शून्य या पूर्णतया बेलोचदार। ये इसके मुख्य 5 प्रकार हैं। अब ये कौन कौन से हैं ये आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहला इन्फिनिटी लोच, ये इलास्टिसिक, मोर इलास्टिक, ये यूनिट इलास्टिक, ये लेस इलास्टिक और ये जीरो इलास्टिक। ठीक है जी। सबसे पहले हम लेते हैं अनंत लोच या पूर्णतः लोचदार, जहां किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उस वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव ना पड़े। वस्तु की मांगी गई मात्रा या क्यों क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस, ये देखिए क्वांटिटी डिमांडेड लगातार बढ़ती जा रही है और प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, यानी प्राइस सेम है। जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा लगातार बढ़ती जा रही हो लेकिन
उसके प्राइस में कोई चेंज ना हो तो उस इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। यानी यहाँ हम लेंगे वस्तु की मांगी गई मात्रा में मान लिया 20% परिवर्तन हुआ, लेकिन जो वस्तु की कीमत है उसमें परिवर्तन शून्य है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? अनंत, यानी इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आपका, या दूसरा वो है, ये तो हुई आपकी अनंत लोच या पूर्णतः लोचदार। इसके बाद अत्यधिक लोचदार या इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार या अत्यधिक लोचदार, इसको हम लिखते हैं EP ग्रेटर देन 1, यानी इकाई से बड़ा है। जो इसका जो चित्र आएगा आपका वो आएगा ये। यानी कि ये हमें बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन हो और उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन अधिक हो। मान लिया वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ 20% और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हुआ 25%, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर? ये जो वैल्यू आई इसकी, ये 1 से ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे अत्यधिक लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार, या इसको ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। क्लियर? अब इसके बाद जो आता है वो है आपका इकाई लोच, यानी तीसरा नंबर आपका जो था वो था इकाई, यानी यूनिट इलास्टिक। इकाई लोच, मांग की कीमत लोच में इकाई लोच। इकाई लोच का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो ये है कि किसी वस्तु की कीमत में उतना ही परिवर्तन हुआ, कीमत से उस वस्तु की मांग में उतना ही परिवर्तन हुआ जितना कि कीमत में। यानी ये जो कर्व है ये क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे इसमें जो ये वैल्यू आएगी, ये जो चेंज है डेल P और ये जो चेंज है डेल Q, ये दोनों समान होंगे। किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ा देने पर उस वस्तु की मांग भी 20% ही घटी, यानी जो दोनों का विपरीत रिलेशन है उसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई? 1। जितनी वस्तु की कीमत बढ़ाई जाएगी उतना ही वस्तु की मांग कम हो जाएगी, या जितनी वस्तु की कीमत कम की जाएगी, अगर वस्तु की कीमत 10% की कमी हुई तो वस्तु की मांग में भी, मांगी गई मात्रा में भी 10% की वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि इनमें संबंध विपरीत होता है कीमत और मांग में, तो दोनों में जिसमें जितना अंतर आएगा, अगर ये अंतर हो तो उसको क्या बोलते हैं? इकाई लोच। अब इसके बाद नंबर आता है इकाई से कम या बेलोचदार। बेलोचदार, या इंग्लिश में अगर बोलें तो अनइलास्टिक। इसका ग्राफ हम बनाएंगे OX Y, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें क्या होता है, जब वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है वो अधिक होता है और उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसके सापेक्ष कम होता है। यानी जब बेलोचदार मांग की बात करें तो EP इसमें आ गई वैल्यू, आपकी कीमत में परिवर्तन हुआ 25%, लेकिन जो आपकी मांगी गई मात्रा थी उसमें परिवर्तन हुआ आपका 10%।
यानी 25% कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में 10% की कमी आई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.4, यानी 1 से कम। जो बेलोचदार मांग की लोच होती है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 से कम। क्लियर? अब इसमें जो सबसे लास्ट है वो बची जीरो इलास्टिसिटी, यानी पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार। इसमें क्या है? आपका जो प्राइस है वो कितना भी घटे या बढ़े, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपका परिवर्तन नहीं होगा। यानी वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन हुआ या 20% कम हो गई, लेकिन उसकी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे बोलते हैं जीरो इलास्टिक या पूर्णतया बेलोचदार। तो ये आपके 5 प्रकार, इन पांचों को हम एक लाइन में भी दर्शा सकते हैं। ये OXY कीमत या प्राइस, यहाँ गई मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लो 45 के एंगल पर, ये जहाँ टच किया यहाँ हम लिखेंगे EP = 1, यानी इकाई लोच। क्या होती है इकाई लोच? अभी हमने आपको बताया, जहाँ वस्तु की कीमत में परिवर्तन वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो, जहाँ दोनों में प्रतिशत चेंज में इक्वल वैल्यू आए, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट इलास्टिक या इकाई लोच। अभी हमने देखा ये जो इस तरह लाइन गई वो क्या होती है? EP = 0, यहाँ वैल्यू होती है 0, यानी पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार। और यहाँ हमने अभी देखा था, जो ग्राफ देखा, वहाँ वैल्यू हुई हमारी अनंत या पूर्णतया लोचदार। क्लियर? अब देखो, यहाँ पूर्णतया बेलोचदार, यहाँ पूर्णतया लोचदार, यहाँ पूर्णतया बेलोचदार। तो अब हम इसके बीच में कोई भी वैल्यू जो लेंगे उसकी वैल्यू EP > 1, यानी 1 से कम होगी, जिसको हम बोलते हैं बेलोचदार, अनइलास्टिक। ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, वो अनइलास्टिक, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। अब जो वैल्यू यहाँ इनके बीच में आएगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी, यानी इकाई लोच से ज़्यादा। इसको बोला जाता है आपका लोचदार यानी इलास्टिक। अब हम अक्सर पूर्णतया लोचदार, बेलोचदार, हम लोचदार और बेलोचदार में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इंग्लिश में इलास्टिक, नॉन इलास्टिक में, अनइलास्टिक में काम चल जाता है, लेकिन अक्सर हिंदी मीडियम के बच्चे बेलोचदार और लोचदार में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे EP यानी मांग की जो लोच है वो इकाई से, 1 क्या हुआ? इकाई। अब जो ये लोचदार है उसको क्या कहा? इकाई से अधिक। उसको हम लोचदार ना बोलकर उसको क्या लिखेंगे? इकाई से अधिक। और सबसे अधिक कितना हुआ? अनंत। उसको हम पूर्णतः बेलोचदार ना बोलकर अनंत लोच भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद इकाई से कम, इकाई से कम, और सबसे लास्ट में क्या आया? 0।
यानी इन पांचों को हम क्या इकाई से याद कर सकते हैं, यानी इकाई लोच, यूनिट इलास्टिक, इकाई से अधिक, मोर देन इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक, जीरो और अनंत इन्फिनिटी। यानी एक इकाई याद किया, इकाई से अधिक, इकाई से कम, अनंत और जीरो। हम पूर्णतः बेलोचदार और लोचदार के जो कन्फ्यूजन है उससे थोड़ा बच सकते हैं। ये तो बात हुई मांग की, कीमत, लोच की। अब बात करते हैं जो दूसरी मांग की लोच है, यानी आय लोच। क्या हुई? मांग की आय लोच। अब इसका जो फार्मूला है मैंने आपको बताया था, जो भी फार्मूला होगा इलास्टिसिटी का यानी लोच का, उसमें सबसे पहले ऊपर आएगा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, सभी में ही आएगा। अब कीमत लोच थी तो नीचे कीमत आ गया था, और आय लोच है तो नीचे आएगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। क्लियर? अब आपने देखा होगा जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा, यानी किसी व्यक्ति की आय जैसे ही बढ़ेगी, यानी इनकम इंक्रीज हुई, तो वो क्या करेगा? वो डिमांड इंक्रीज करेगा। अगर इनकम कम होगी, आमदनी व्यक्ति की कम होगी, तो अपनी कंजप्शन कम करेगा, यानी डिमांड को कम करता चला जाएगा। तो इसमें भी यही बता, कम करेगा, कितना करेगा वो नहीं बताया। उसको मापने के लिए हमने यूज किया मांग की आय लोच। क्लियर? और ये मांग की आय लोच भी उसी तरह 5 प्रकार की आपकी होगी। कौन कौन सी? अभी हमने दिखा था इकाई लोच, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, इकाई से कम, यानी इकाई का मतलब यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक, इकाई से कम, बचा क्या? एक अनंत और शून्य। अब ये तो थे जो रिलेशन था कीमत और मांग का, वो था निगेटिव। लेकिन यहाँ रिलेशन कैसा आता है? पॉजिटिव। अभी हमने देखा इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, इनकम घटी तो डिमांड घटी। तो इससे क्या है? धनात्मक संबंध आता है। तो इसी को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। अगर एक ग्राफ की बात करें, अलग अलग ग्राफ में ना देखें, ये पॉजिटिव रिलेशन है, ये यहाँ क्या होगा? ई वाई होगा हमारा इन्फिनिटी, यहाँ ई वाई हमारा होगा 0, इसके बिल्कुल मिड में 1, यहाँ ई वाई ग्रेटर देन 1 और यहाँ ई वाई लेस देन 1। वही 5, उसी प्रकार हम इसमें उसको वैल्यू को रख के एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे उसकी, यानी आपने अब तक 2 पढ़ लिया, मांग की कीमत लोच और मांग की आय लोच, और इसमें बचा अब आरडी यानी क्रॉस इलास्टिसिटी, आरडी लोच। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक ही वस्तु की कीमत का उसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को पढ़ा, लेकिन जो वस्तु की वो मांग की आरडी लोच होती है उसमें हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है मांग की आरडी लोच। हमने बताया था आपको कि जो भी फार्मूला इलास्टिसिटी का है उसमें हमें ऊपर तो केवल एक ही वर्ड लिखना है, वस्तु की मांगी गई मात्रा
में परिवर्तन। देखो ये तीनों में आया, पहले कीमत नोट निकाली तो कीमत आ गया नीचे, वो आय लोच निकाली तो आय आ गया, अब ये है आड़ी लोच। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ एक वस्तु यानी x वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इसके बाद नीचे हम दूसरी वस्तु लेंगे, y वस्तु की कीमत में परिवर्तन। जैसे कि हमने आज क्लास के शुरू में देखा था कि जो डिमांड है वो मुख्य रूप से प्राइस, इनकम और रिलेटेड गुड्स से प्रभावित होती है। तो पहले में हमने प्राइस से जो इफेक्ट हुआ वो देख लिया, दूसरे में हमने आय से जो इफेक्ट हुआ वो देख लिया। अब हम इफेक्ट चेक करते हैं रिलेटेड गुड्स से। अब जो रिलेटेड गुड्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आपस में दो वस्तुओं का जो संबंध होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होगा, या 2 प्रकार का हम मान लें। पहला होगा पूरक, यानी 2 वस्तु जो आपस में रिलेटेड होंगी वो होंगी पूरक वस्तुएं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और स्थानापन्न, यानी सब्स्टिट्यूट, और ये कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये दोनों समझना जरूरी है। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं वो कैसी होती हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं यानी जैसे दूध और चाय, जैसे मार्कर और शाइन, कार और पेट्रोल, यानी दोनों एक साथ काम करती हैं, वो कैसी कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं। अब आप देखो, अगर शाइन की कीमत बढ़ जाए, यानी एक्स वाई वस्तु क्या हुआ हमारा, शाइन, इंक, यानी इंक की कीमत बढ़ गई, तो जो एक्स वस्तु है यानी पेन, तो जब पेन की शाइन महंगी हुई, कीमत बढ़ी, तो पेन की कीमत भी बढ़ेगी, और जब पेन की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांगी गई मात्रा पर क्या इफेक्ट होगा, प्राइस इंक्रीज, तो डिमांड डिक्रीज। तो जो पूरक वस्तुएं हैं उनकी जो मांग की आड़ी लोच है, पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी होगी, ऋणात्मक, निगेटिव। अब ये तो हुई पूरक वस्तु, इसमें कोई दिक्कत। जो पूरक वस्तु होती हैं वे होती हैं जो एक साथ काम करती हैं, यानी एक दूसरे के बिना काम नहीं करती। पेन में शाइन नहीं होगी, काम नहीं करेगी, कार में पेट्रोल नहीं होगा, कार नहीं चलेगी। अब इसके बाद दूसरी है स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट गुड्स। उनमें क्या होता है, स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे का स्थान ले सके, जैसे चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, चाय कॉफ़ी। जब चाय की कीमत में कमी हुई, चाय की कीमत में कमी हुई, यानी प्राइस चाय के घट गए, तो कॉफ़ी की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जब चाय सस्ती हुई तो हम चाय पिएंगे, क्यों, क्योंकि कॉफ़ी महंगी है। तो चाय जब सस्ती हुई तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हुआ, कम हो गई। अब अगर हम देखें कॉफ़ी बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाए, चाय और कॉफ़ी दोनों एक रेट में आपको मिलना शुरू हो जाए, तो क्या आप चाय की डिमांड बढ़ाओगे, नहीं। जब कॉफ़ी की कीमत कम हुई तो चाय की डिमांड कम हो गई। अगर हम कहें चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत पहले 10 रुपये की चाय थी, अब चाय भी 30 रुपये की हो गई, तो चाय की कीमत बढ़ी, प्राइस इंक्रीज हुआ, किसका, चाय का। उससे जो रिलेटेड वस्तु है यानी कॉफ़ी,
कॉफ़ी की कीमत में, कॉफ़ी की मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? चाय महंगी होगी, कॉफ़ी सस्ती होगी, तो कॉफ़ी को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करेंगे, यानी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो जब डिमांड बढ़ी, दोनों एक ही वे में चल रहे हैं, तो इनका संबंध कैसा हुआ? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। ये आड़ी लोच आपकी पूरक वस्तुओं की होती है निगेटिव और प्रतिस्थापन वस्तुओं की होती है पॉजिटिव। इसके अलावा जिन वस्तुओं में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता, उनको स्वतंत्र वस्तु बोल देते हैं, उनकी आड़ी लोच होती नहीं है, ना चेक हम कर पाते। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपको जो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसका जो आगे लेक्चर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।